हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू लर्न। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है गोलीय दर्पण और उनके प्रकार के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आइए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले के भाग के समान होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई दर्पण है, कोई मिरर है, तो जिस मिरर पर जिस दर्पण पर आपकी इमेज बन रही है, अगर वो दर्पण का जो सतह है वो गोलाकार है या किसी गोले का भाग के समान है तो इस तरीके के दर्पण को हम गोलीय दर्पण कह सकते हैं। अगर चित्र के माध्यम से आप समझना चाहते हैं तो देखिए, जैसे कि सपोज हमारे पास एक ये कांच का खोखला गोला है। अब हमने क्या किया, इस गोले के दो टुकड़े कर दिए इस तरीके से, बीच में से आधा भाग है, इस आधे भाग पर हमने बाहर की तरफ पेंट किया और आधे भाग पर इसके अंदर की तरफ हमने पेंट किया। तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन है, इसका जो अंदर वाला भाग है ये परावर्तक का काम करेगा। इसके लिए ये जो सतह है ये परावर्तक का काम करेगी। यहाँ पर इस पर हमने अंदर की तरफ पेंट किया हुआ है तो इसकी जो बाहर वाली सतह है वो परावर्तक का काम करेगी। कहने का मतलब ये है कि मिरर ये भी आपको गोलाकार शेप में दिख रहा है, गोले के समान, और ये वाला भी। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये अंदर को दबा हुआ धंसा हुआ भाग है और ये ऊपर को उभरा हुआ भाग है। जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट किया जाए और दबे हुए भाग को परावर्तन के लिए या इमेज बनने के लिए छोड़ दिया जाए तो इस तरीके के दर्पण को कहते हैं हम अवतल दर्पण। और जिसके अंदर के भाग पर, धंसे हुए भाग पर पेंट किया जाए और बाहर के उभरे हुए भाग को परावर्तन के लिए छोड़ दिया जाए तो इस तरीके के जो दर्पण बन के तैयार होता है उसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आपका पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये जो चित्र आपको सामने दिख रहा है इसमें गोला है जिसके एक तरफ अंदर की तरफ पेंट किया हुआ है और दूसरे में बाहर की तरफ पेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये उभरा हुआ भाग है ये यहाँ पर परावर्तक सतह का काम करेगा और इसमें जो अंदर का दबा हुआ भाग है ये आपका परावर्तक सतह का काम करेगा। इसमें बाहर की तरफ पेंट किया गया है और इसमें अंदर की तरफ पेंट किया गया है। तो दो तरीके के यहाँ पर गोलीय दर्पण हमको दिख रहे हैं। एक में परावर्तक सतह उभरी हुई है और एक में परावर्तक सतह धंसी हुई है अंदर की तरफ। तो इन दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण। दोनों अलग अलग तरीके के हैं, इसलिए एक दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण और दूसरे दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ये सामने इसकी परावर्तक सतह है और जिस मिड पॉइंट से जो इसके सेंटर से होकर जाती है, इस लाइन को कहते हैं, इस गोले के सेंटर पॉइंट से जो होकर जो लाइन जाती है और इन मिरर को भी दो बराबर भागों में बांटती है, तो उस लाइन को कहते हैं, उस अक्ष को कहते हैं मुख्य अक्ष। और जिस पॉइंट पर ये अक्ष इस मिरर को दो बराबर भागों में बांटती है उस पॉइंट को कहते हैं पी, पोल यानी ध्रुव। तो इसी तरीके से इस वाले दर्पण में और इस वाले दर्पण में, दोनों में ये P जो क्या है ये ध्रुव है, पोल है। C क्या है, वक्रता केंद्र है। और आपकी ये सामने की जो इसकी उभरी हुई सतह है ये परावर्तक सतह है, इसमें जो धंसी हुई सतह है वो आपकी इसकी परावर्तक सतह है। तो और यहाँ से सेंटर से इस घेरे तक की जो डिस्टेंस है इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो इस तरीके से ये दो तरीके के गोलीय दर्पण होते हैं आपके, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब हम चिन्ह परपाटी को समझेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास दर्पण है और इसको जो ये ब्लू कलर की जो लाइन गई है, ये ब्लू लाइन इसकी मुख्य अक्ष है। POPQ, जो PQ आपको दिख रहा है ये बिंब यानी कि वस्तु है। P यहाँ पर जो मिड पॉइंट है जो मुख्य अक्ष से होकर जा रहा है और इस दर्पण को बराबर भागों में बांट रहा है, ये पॉइंट है आपका, ये पोल है जिसको P से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर ये PQ आपको वस्तु दिख रही है। अब हम समझेंगे इस चिन्ह परपाटी में कि यहाँ पर जो वस्तु है उससे बनने वाले प्रतिबिंब और दर्पण
और उस वस्तु की जो दूरियां होती हैं वो हम किस हिसाब से नापते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर आपको एक चिन्ह दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये ऊपर की तरफ एरो आपको बता रहा है कि ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक होगी। जितनी भी अगर हम इस मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जो भी दूरी नापेंगे वो सारी धनात्मक ली जाएंगी, और जो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ नापी जाएंगी वो सारी ऋणात्मक ली जाएंगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्लस और माइनस का रहेगा। और देखिए यहाँ पर बाईं ओर जो आपतित किरण अगर इधर से इधर आ रही है, ये बाईं ओर इधर आ रही है तो ये बाईं ओर है, और यहाँ पर ये दर्पण के दाईं ओर है। तो यहाँ पर है कि विपरीत दिशा में आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होंगी, यानी कि प्रकाश जिस डायरेक्शन से आ रहा है अगर उसके विपरीत डायरेक्शन में हम दूरी को नापेंगे तो वो हम ऋणात्मक नापेंगे, और अगर हम आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां नापेंगे तो धनात्मक नापेंगे। यानी कि अगर किरण आ रही है आपकी इधर, उसके बाद हम इसी डायरेक्शन में अगर दूरी को नापते हैं इस डायरेक्शन में, तो वो दूरी आपकी धनात्मक नापी जाएगी, वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपतित किरण की डायरेक्शन है ये, और अगर आप कोई दूरी नापते हैं उसकी डायरेक्शन है ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो वो दूरी ऋणात्मक होगी यानी नेगेटिव होगी। और अगर आपतित किरण यानी कि जो इंसिडेंट रे है अगर उसी की डायरेक्शन में हम नापेंगे, मेज़र करेंगे, तो वो डायरेक्शन ली जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो सब पॉजिटिव रहेंगी, जो नीचे की डायरेक्शन में दूरियां नापी जाएंगी वो नेगेटिव रहेंगी, और जो आपकी आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव रहेंगी, और आपतित किरण के यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो सारी नेगेटिव रहेंगी। तो यही बातें हैं आपको जो याद रखनी है। तो चिन्ह प्रॉपर्टी अभी हमने चित्र के माध्यम से समझ ली। अब एक एक करके इसके पॉइंट देखते हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है आपका सभी माप मुख्य अक्ष पर लिए जाते, सभी चीज़ें जितनी भी हैं वो नापी जाएंगी मुख्य अक्ष पर ही नापी जाएंगी। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। जो मेन पॉइंट होता है, जो मूल बिंदु होता है वो कौन है, आपका पोल है, दर्पण का ध्रुव होता है। मुख्य अक्ष की बाईं ओर की दूरियों को ऋणात्मक माना जाता है। जो बाईं साइड की जितनी भी हम डिस्टेंस नापेंगे वो सारी नेगेटिव होंगी, और ऊपर की ओर की ऊंचाई धनात्मक और नीचे की ओर की ऊंचाई ऋणात्मक। वास्तविक वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के बाईं ओर ही रखी जाती है। जो आपकी रियल ऑब्जेक्ट होगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के बाईं ओर ही रखी जाएगी। तो ये 5 पॉइंट है, आपको ये चिन्ह प्रॉपर्टी के पांचों याद रखने हैं, तभी हम जब हम किसी भी फॉर्मूले में या कोई भी सम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। गोलीय दर्पण के नियम। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण के नियम की। तो यहाँ पर आपके सामने 2 नियम दे रखे हैं कि एक तो पहला दे रखा है कि अगर जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अगर कोई दर्पण है इस तरीके से और ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है इस तरीके से, ये है आपकी आपतित किरण, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पर ये तो होता है आपका पोल, और यहाँ पर कहीं होता है आपका फोकस F, और यहाँ कहीं होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो इस तरीके से जब ये अगर इस मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है तो परावर्तन के बाद ये किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। ये नियम कह रहा है ये कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है। इसी तरीके से दूसरा बिल्कुल इसके विपरीत है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो किरण है वो F से होकर आ रही है, यहाँ वस्तु F पर है, ये आपका दर्पण है, ये पोल P है, और अगर किरण इस तरीके से फोकस से होकर आ रही है तो फिर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों नियम हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। इसी तरीके से अगर फोकस से आती हुई किरण दिखती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इस चित्र में देखिए यहाँ पर एक आपका दोनों दर्पण दिखा रखे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों हैं। जो अवतल दर्पण है
जो आपका कॉनकेव मिरर है उसमें किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर आ रही है, ये दोनों मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, उसके बाद जब इनका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर जाती है। तो फोकस पर आकर दोनों मिलेंगी तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। ये अवतल दर्पण का हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो किरण है ना वो आपकी रियल में मिल रही है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? आपकी रियल इमेज होगी, उसके साथ साथ बहुत छोटी इमेज बनेगी। रियल प्लस आपकी बहुत छोटी स्मॉल इमेज बनेगी। इसी तरीके से ये आपके सामने उत्तल दर्पण है। यहाँ पर भी जो आपकी किरण आ रही है वो आपकी मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है, और रिफ्लेक्शन जब इसका होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे जा रही है, बट ये नियम है कि मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो जब आप इनको बैक साइड में पीछे की तरफ मिलाएंगे तब आपको ये जो मिलेगी, जो इसकी इमेज बनेगी वो ये फोकस पर ही बनेगी, और ये इमेज आपकी आभासी होगी, इमेजनरी होगी। तो ये दोनों हो गया आपके सामने। हमने उत्तल और अवतल दर्पण दोनों का देख लिया कि अगर जो किरण आती है अगर मुख्य अक्ष के समांतर या पैरेलल आती है तो उसकी जो इमेज है वो फोकस पे बनती है। अवतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, और जो उत्तल दर्पण में इमेज बनती है वो आभासी बनती है, इमेजनरी बनती है। इसी तरीके से अब हम एक एक करके हर एक पोजीशन पर वस्तु को रखेंगे और उससे बनने वाली इमेज को इस किरण आरेख के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो इमेज है वो अनंत पर रखी गई है। जब अनंत से आएगी तो आपकी जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो जैसे आपको दिख रही हैं ए और बी, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, और यहाँ पर इनका इस पॉइंट पे इनका क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे लौट के जा रही हैं? फोकस से होके जा रही हैं, जो अभी हमने नियम पढ़ा था। तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है इमेज। तो ये हो गया पहला वाला। तो हमको क्लियर हो गया कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो किरण है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। और यहाँ पर जो आपकी ऑब्जेक्ट होगी वो कहाँ होगी? अनंत पर होगी। और इमेज फोकस पर बन रही है तो ऑब्जेक्ट अनंत पर होगी। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है हमारा सी से परे, यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे अगर बाहर, उससे दूर वस्तु रखी है, जैसे कि ए बी, ये अनंत पर नहीं है बट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से परे है, सी से बाहर है, तो जो इमेज बनेगी वो आप देखिए यहाँ से दो किरणें आपको दिखाई दी हैं। पहली जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, और जो दूसरी वाली किरण है वो आपकी फोकस से होके जा रही है। तो दूसरी वाली किरण आपकी फोकस से होके जा रही है और पहली वाली आपकी पैरेलल जा रही है। तो जो पैरेलल जा रही है वो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाएगी। क्योंकि अभी हमने दो नियम यही पढ़े थे कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलती है, और जो फोकस से आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो इसी तरीके से ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आई ये फोकस से होकर चली गई, और जो फोकस से होकर आई वो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो ये दोनों यहाँ पर जाके मिलती हैं और इमेज बन के तैयार होती है। ये जो ए डैश बी डैश जो बन के तैयार हुई है ये इमेज है, और ये एक रियल इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो ये वाला हमको डायग्राम क्लियर होता है। इसके बाद देखते हैं सी पर। अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया, फिर क्या होगा? तो यही होगा कि जो आपकी किरण है वो दो किरणें आएंगी, पहली आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी जो है वो फोकस से होकर जाएगी। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाएगी, और जो फोकस से होकर आएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जिस बिंदु पर ये मिलेंगी वहां पर हम क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे, वहीं पर इमेज बन के तैयार होगी। तो ये आपको दिख रही है इस केस में भी और इस केस में भी। जो इमेज है वो रियल तो है बट कैसी दिख रही है? इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है इमेज। रियल बट इन्वर्टेड। इमेज वास्तविक है मगर उल्टी है। तो और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है कितनी छोटी है? जो ऑब्जेक्ट से छोटी है।
बट यहाँ पर हमको दिख रही है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है, और इस केस में तो जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल बिंदु के साइज की बन रही है, रियल है मगर पॉइंटेड है। इसी तरीके से चौथा वाला केस समझते हैं हम। यहाँ पर जो इमेज, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हम सी और एफ के बीच में कहीं भी रख देंगे। अगर हमने सी और एफ के बीच में इस ए बी को ये रखा हुआ है तो फिर इससे भी किरण इसी तरीके से जाएगी जो नियम से जाती है कि एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी फोकस से होकर जाएगी और उसी तरीके से वापस भी लौटेगी। तो जब ये लौटेंगी तो इस पॉइंट पर बी डैश पर यहाँ पर ही मिलेंगी, तो जहाँ ये मिलेंगी बस वहीं पर हम इमेज बना देंगे। और ये आपको इमेज दिख रही है कि ये रियल है बट इन्वर्टेड है, वास्तविक इमेज है बट उल्टी बन रही है और आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जाती जाएगी, पोल की तरफ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। इसके बाद दूसरा केस, पांचवा केस देखिए आप। इसमें यहाँ पर इमेज को अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बाद अब सीधे एफ पर लेके आए हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पर लेके आए हैं और हमने इसको अब फोकस पे रख दिया है। तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो अभी फोकस पर है और यहाँ से आपको दिख रहा है रेज जा रही है, एक जा रही है आपकी पैरेलल और एक जा रही है आपकी ये वाली, इस तरीके से। तो अब ये आपकी एक लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहां से आ रही है वो वहीं से वापस जा रही है, देखिए। और एक जो आपकी है ये पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर वापस जा रही है। तो एक तो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई आपको लग रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, एक आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जा रही है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट होता है, वहाँ से अगर हम कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी दर्पण के ऊपर, किसी मिरर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो उसके लिए अभिलंब का काम करती है। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाना यानी कि अभिलंब से होकर जाना। और अभिलंब आप जानते हैं किस तरीके से, कोई मिरर है तो ये जो अभिलंब होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक होती है आपकी इंसिडेंट रे और दूसरी होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे का जितना भी एंगल बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। जब ये आपका अभिलंब से होकर जा रही है यानी कि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आपका 0 है तो आर भी 0 होगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन से ये आएगी उसी में वापस लौट जाएगी। इसलिए आपकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से जो आती हुई हमको लग रही है किरण, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से जो किरण आती हुई लग रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में ही वापस होलेगी और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर वापस निकल जाएगी। यानी कि दोनों आपको दिखेंगी कि ये दोनों आगे रिफ्लेक्टेड होने के बाद पैरेलल हो जाती है। यानी कि जो इमेज अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो आपकी इमेज बनेगी वो अनंत पर बनेगी। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? अनंत पर बनेगी। ये दोनों केस एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो इमेज आपकी फोकस पर बनेगी और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज आपकी अनंत पर बनेगी। आगे देखिए, लास्ट केस है हमारे पास। यदि आपकी ऑब्जेक्ट P तथा F के बीच में है तो P तथा F के बीच में है AB। तो यहां से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि एक तो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है तो उसी में वापस होलेगी, और दूसरी जो किरण है आपकी वो आपकी इस अभिलंब यानी कि ये जो मुख्य अक्ष के साथ आई कोण बनाती हुई आती है, इंसिडेंट एंगल आई, तो R से रिफ्लेक्ट होगी और एंगल आई बराबर एंगल R होता है। बट जिस डायरेक्शन से ये रिफ्लेक्ट होगी उसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और जहाँ से ये वाली वापस हुई है इसको भी अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों जाके एक पॉइंट पर मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रियल में ये रेज आपस में नहीं मिल रही हैं। हम इनको पीछे की तरफ अगर आभासी रूप में मिलाते हैं तब जाके ये यहाँ पर एक मिलती हैं। तो फिर आप देखेंगे कि ये एक इमेज बनेगी A डैश B डैश। ये इमेज आपकी कैसी है? आपकी ये इमेज सीधी बनी है प्लस आभासी है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के एक केस होता है जबकि जो आपकी इमेज है वो आभासी बनती है और सीधी बनती है। वो है आपका जब ऑब्जेक्ट आपकी P और F के बीच में होगी।
तो ये अवतल दर्पण के जितने भी केस हो सकते थे, जहां भी ऑब्जेक्ट रखी जा सकती थी, वो हमने सारे पढ़ लिए। तो ये टेबल है हमारे सामने, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण। जो अभी हमने चित्र में सारे देख लिया, डायग्राम सारे किरण आरेख के जरिए हमने स्पष्ट कर लिया कि किस तरीके से इमेज कहाँ पर बन रही है। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट आपकी अनंत पर है तो आपका जो इमेज है वो फोकस पर बन रहा है। ये अभी हमने देखा था ऊपर वाले केस में, और बहुत छोटा बन रहा है, पॉइंटेड साइज का, बिल्कुल बिंदु वाला। और जो आपकी इमेज है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है। इसी तरीके से जब सी के बियॉन्ड सी है, सी के परे है, तो आपकी जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो सी और एफ के बीच में बन रहा है, छोटा बन रहा है वस्तु से, ऑब्जेक्ट से, वास्तविक भी है और उल्टा है। इसी तरीके से जब सी पर है तो आपकी इमेज भी सी पर बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर बन रही है, उसी के बराबर बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी तथा एफ के बीच में लेके आते हैं तो जो इमेज है वो सी के परे बनती है, सी से बाहर निकल जाती है और बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से, और रियल और इन्वर्टेड बनती है। इसी तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज अनंत पर बनती है और बहुत बड़ी बनती है। तो इसके साथ साथ रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो अब एक केस लास्ट वाला है जिसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि यहाँ पर जो इमेज है, सिर्फ अवतल दर्पण का यही केस है जिसमें जो इमेज है वो आभासी बनती है, वर्चुअल बनती है, और दर्पण के पीछे बनती है इस केस में, और बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से और सीधी बनती है। ये जितने भी केस हैं इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है छठवां केस, जबकि ऑब्जेक्ट आपकी फोकस और पोल के बीच में होगी तो जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो ये हमने अवतल दर्पण के जितने भी केस हो सकते थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं उसके देखिए आप, अनंत पर वस्तु, अगर वस्तु आपकी अनंत पर है तो जो प्रतिबिंब है वो एफ पर बनेगा। ये अवतल दर्पण के लिए भी है, ये उत्तल दर्पण के लिए भी है, और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। दूसरा केस है किसी भी स्थिति पर वस्तु, किसी भी स्थिति पर वो वस्तु P और F के बीच, तो आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये याद रखने वाली बात है कि किस मिरर के द्वारा आभासी, सीधी और छोटी छोटी इमेज बनती है, तो वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव के द्वारा आपकी जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। तो अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है पहला जो केस है, इसमें क्या है कि वस्तु आपकी अनंत पर है। ये ए बी जो वस्तु है, अनंत से किरणें आ रही हैं जो कि आपकी मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही हैं, और जो पैरेलल आती है वो आपको पता है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस की ओर लौट जाती है। तो फोकस की डायरेक्शन में ये वापस जाएगी, ये भी पैरेलल आएगी तो ये भी फोकस की डायरेक्शन में वापस जाएगी। जब आप इसको पीछे की तरफ डॉटेड बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पर आके ये मिलेगी। ये पॉइंट जो होगा वो हमारा फोकस होगा। तो जब वस्तु आपकी अनंत पर है तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, और आपकी जो इमेज बनेगी वो आभासी बनेगी, छोटी बनेगी और सीधी बनेगी। दूसरा केस है आपका अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच। अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच कहीं भी स्थित है, जैसे कि AB, ये किसी भी पोजीशन में हो सकती है, अनंत से लेके पोल के बीच में कहीं भी स्थित हो सकती है, तो जो आपकी जो इमेज बनेगी वो आप देख रहे हैं ये कहाँ पर बन रही है। यहाँ पर देखिए, एक तो जो आपकी किरण है वो आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी जो आपकी किरण है वो आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, यानी कि अवलंब की ओर, अवलंब से होती हुई आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस की डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी वो उसी की डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आना या सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आना मतलब अविलंब से होते हुए आना, जहाँ पर I भी 0 होता है और R भी 0 होता है। तो ये दोनों जब वापस लौटेंगी
तो जो ये वाली तो जैसे आती है वैसे ही वापस लौट जाती है, और ये वाली जो यहाँ पर आती है और लौटने के बाद ये इससे आई और आर बराबर एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम उसको पीछे की डायरेक्शन में बढ़ाते हैं और इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी पीछे की डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो ये किसी पॉइंट ए पर जाके मिलती है, और यहीं पर हमें इमेज मिलके तैयार होती है ए डैश बी डैश। तो ये इमेज भी आप बता सकते हैं कि ये इमेज भी कैसी होगी, आपकी आभासी होगी, सीधी होगी और वस्तु से छोटी होगी। तो ये दोनों केस हमने उत्तल दर्पण के पढ़े हैं, जहां पर एक केस में वस्तु आपकी अनंत पर ही है तो आपकी जो इमेज है वो फोकस पर बन रही है, छोटी बन रही है, आभासी बन रही है और सीधी। जबकि अगर आपकी ऑब्जेक्ट अनंत और पोल के बीच में कहीं भी स्थित है तो इमेज आपकी जो बन के तैयार होगी वो P और F के बीच में बन रही है, सीधी बन रही है और वस्तु से छोटी बन रही है और आभासी। तो ये दोनों हमने केस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के देख लिए, उसमें प्रतिबिंब का निर्माण भी देख लिया और इसके साथ साथ हमने चिन्ह परपाटी को भी समझ लिया। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम अपवर्तन को पढ़ेंगे और लेंसों से बनने वाली अलग अलग इमेजों के बारे में समझेंगे। थैंक यू।